अपने बिजनेस को कभी गलत न करें। हमेशा वही बिजनेस करें जिसमें आपका टेस्ट हो या फिर जिस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट हो। ऐसे बिजनेस में कभी हाथ न लगाइए जो आप दूसरों के कहने पर करें। इस बारे में अक्सर माता पिता और गार्जियन हमेशा लापरवाह होते हैं, क्योंकि वो अक्सर अपनी मर्जी बच्चों पर डाल देते हैं, ये बोलकर कि हम आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एक पिता है जिसके 5 बच्चे हैं। उनमें से एक को वो डॉक्टर बनाना चाहता है, दूसरे को इंजीनियर बनाना चाहता है, तीसरे को साइंटिस्ट बनाना चाहता है, चौथे को एक वकील बनाना चाहता है और 5वें के लिए एक नया बिजनेस सोच कर आता है और आकर उसे बताता है कि बेटा तुम घड़ी बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हो, तो तुम घड़ी साज बन जाओ। वो इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं। क्या वो अपने माता पिता के फैसले से खुश हैं? हम सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और एक बुद्धिमान उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। हमारे दिमाग में उतने ही वेरिएशंस हैं जितने कि हमारे चेहरे में होती हैं। कोई भी एक जैसा नहीं होता और ना ही किसी का दिमाग एक जैसा होता है। कुछ लोग जन्म से ही साइंटिस्ट की तरह होते हैं और उनका दिमाग बहुत तेज होता है, तो कुछ लोग मशीन में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। 10 साल के कुछ लड़कों को अगर एक साथ रखा जाए तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बचपन से ही चीजों को या मशीनों को ठीक करने में इंटरेस्ट दिखाते होंगे, जैसे कि ताले हो गए या कोई छोटी सी बैटरी हो गई। और जब वो केवल 5 साल के थे तो उनके इंटरेस्ट की वजह से उन्हें खिलौने जल्दी पसंद नहीं आते थे, जबकि उनके पिता उन्हें नए खिलौने दिलाने की कोशिश करते थे। वो कुछ खास खुशी जाहिर नहीं कर पाते थे। बाकी के लड़कों को देखा जाए तो उनकी योग्यता अलग होंगी। मैं बाद के लड़कों की तरह हूं और मुझे भी तंत्रों से ज्यादा लगाव नहीं रहा है। वहीं के उल्टे देखा जाए तो बड़ी बड़ी मशीनों या ऐसी मशीनें जिनको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, उनके बारे में भी मेरा ख्याल कुछ खास अच्छा नहीं था। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच पाता था कि मैं एक साइडर टैप को खोल दूं जिससे कि वह न लीक हो। मैं कभी भी ऐसा पेन नहीं बना सका जिससे कि मैं लिख सकूं या स्टीम इंजन कैसे काम करता है उसको समझ सकूं। अगर कोई आदमी मेरे जैसे लड़के को ले जाए और उसे चौकीदार बनाने की कोशिश करे तो वो लड़का 5 या 7 साल तक सीखने के बाद भी उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएगा। और उसको घड़ी बनाने में इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ वही बना पाएगा, लेकिन जीवन भर वो पहाड़ी पर काम करता रहेगा और अपना काम छोड़ने के बाद और समय बर्बाद करने के लिए हर बहाने को पकड़कर बैठ जाएगा। वॉच मेकिंग उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जब तक कोई व्यक्ति खुद से अपनी इच्छा के अनुसार बिजनेस नहीं चलाता है तब तक वो उसमें सफल नहीं हो सकता। अगर वो दूसरी चीजों में रुचि रखता है जो उसके बिजनेस के अलावा हो सकती है तो उसका अपने बिजनेस में मन नहीं लगेगा। अगर वो अपने बिजनेस में सफल होना चाहता है तो वही काम करे जो उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ज्यादातर लोगों को अपने मर्जी का काम मिल जाता है, क्योंकि जो उनकी मर्जी का काम होता है वो उसमें ज्यादा खुश रह सकते हैं और उसे बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी होते हैं जो अपनी चॉइस से नाखुश रहते हैं, और चाहे वो छोटा सा लोहार हो या फिर कोई पादरी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि कोई लोहार है जिसे भाषा के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, वो जबकि एक अच्छा भाषाविद बन सकता था पर उसने लोहार के काम को चुना। या फिर अपने वकीलों, डॉक्टरों और पादरियों को देखा होगा जो अपने ऑक्यूपेशन के अलावा दूसरे चीजों में रुचि रखते हैं। सही जगह का चुनाव करें। सही बिजनेस को हासिल करने के बाद आपको सही जगह का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है और इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस जगह अपना बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हो उस जगह वो ना चल पाए, क्योंकि वहां पर लोग ही ना आ पाए। एग्जाम्पल लेकर देखा जाए तो अगर आप एक 5 स्टार होटल खोलना चाहते हैं और आप उसे ऐसे किसी गांव में खोल रहे हैं जहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते, और अगर रहते भी हैं तो वो इतने अमीर नहीं हैं कि वो आपके होटल को अफोर्ड कर सकें, तो ऐसी जगह पर आपके होटल की दुर्गति हो जाएगी। अब आपको होटल कैसे चलाना है इस चीज को सीखना जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ साथ जगह का भी बहुत असर पड़ता है आपके बिजनेस पर। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप कैपेबल हैं तो आप लोगों को अच्छी सर्विस दे सकते हैं, पर जब लोग ही नहीं आ पाएंगे होटल में तो आप उनको सर्विस क्या देंगे? ये तो हो गई जगह की बात।
बाकी बिजनेस में आपको यह भी देखना पड़ता है कि जिस जगह आप वो खोल रहे हैं वहां पर आप ही के जैसा बिजनेस करने वाला कोई दूसरा ना हो या फिर कंपटीशन ना हो। मुझे एक मामला याद आता है जो इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझा जा सकता है। जब मैं लंदन में था तब मैं एक अंग्रेज दोस्त के साथ होलबर्न से गुजर रहा था और अपनी शो में आया था। उनके पास बहुत सारे कार्टून थे जिन्हें वो 1 पैसे में दिखा रहे थे। उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग आ भी रहे थे। खुद तो लाइन में लगे होने की वजह से मैं वो देखना चाहता था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो यहां चलते हैं। हमने जल्दी ही खुद को शानदार शोमैन के सामने पाया और वो उन सभी में से सबसे तेज आदमी था जिनसे मैं मिला था। उन्होंने हमें अपनी दाढ़ी वाली लेडीज, उनके अल्बिनो और उनके आर्मडिलोस के बारे में कुछ यकीन न करने वाली कहानियां सुनाई थी। उसने ऐसी चीजें दिखाई जिन पर हम शायद यकीन कर सके, लेकिन फिर भी उसे सोचा कि सबूत की देखभाल करने से बेहतर है कि आप इन चीजों को देखें। उसने लास्ट में किसी मोम की मूर्ति पर हमारा ध्यान डालने की कोशिश की और वो इतनी गंदी हो चुकी थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। वो सब ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई बाढ़ आई हो और उसके बाद से उन्हें नहलाया न गया हो। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मूर्तियों में ऐसा क्या खास है। उसने मुझसे बोला कि आप प्लीज इतने व्यंग के साथ न बोलिए, मैं आपसे विनती करता हूं। उसने फिर बोला कि सर, ये मैडम तुसाद के मोम के चित्र नहीं है, बल्कि ये सभी गिल्ट और टिनलेस और नकली हीरे से ढके हुए हैं और जो रियल के चित्र हैं उन सबको कॉपी किए गए हैं। जब भी आप इस तरह की बहुत सारे चित्र देखते हैं तो आपको लगेगा कि आप सच में उसको ही देख रहे हैं जो रियल है। उसके बाद उन सभी पर मैंने लापरवाही से नजर डालते हुए देखा तो मुझे लगा कि हेनरी 8 के लेबल वाला मोम का चित्र था और मैं उसको देखकर थोड़ा एक्साइटेड हुआ कि ये केल्विन एडिसन जैसा दिखता है। वो देखने में बिल्कुल जीवित कंकाल की तरह लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप इसे हेनरी 8 कहते हैं। उसने बोला कि हाँ बिल्कुल श्रीमान, ये हैम्पटन कोर्ट से लाया गया था। मैंने उससे कहा कि ये कोई जानता है कि हेनरी 8 एक महान मोटा और बूढ़ा राजा था, जबकि ये मूर्ति तो बहुत दुबली पतली थी, तो आप इसे क्या कहते हैं। उसने बोला कि क्यों, अगर आप दुबले हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप अभी जो हैं वो पहले नहीं थे। इस तरह के तर्कों का कोई जवाब नहीं था और न ही कोई विरोध था। तो मैंने अपने दोस्त से कहा चलिए बाहर चलते हैं। उसे ये मत बताना कि मैं कौन हूं। मैं सफेद पंख दिखाता हूं और वो मुझे मारता है। वो दरवाजे तक हमारे पीछे चला और गली में खरगोश को देखकर सबको बोलते हुए इंट्रोड्यूस कराने लगा कि आप हमारे मेहमानों से मिलिए, और ये बोलकर वो अपने बातों में लग गया। कुछ दिन के बाद जब मैं उससे मिला तो मैंने उसको बताया कि मैं कौन था। मैं भी एक शोमैन हूं। मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि आप एक अच्छे कलाकार हैं, पर आपकी प्रतिभा यहाँ पर किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपने जो जगह चुनी है वो उस लायक नहीं है। उसने बोला कि ये सच है श्रीमान कि इस जगह पर मेरी कोई कदर नहीं है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरी प्रतिभा को फेंक दिया गया है और कोई उस पर ध्यान नहीं देता। फिर मैंने उससे बोला कि तुम अमेरिका जा सकते हो और वहां जाकर अपना काम कर सकते हो और लोगों को अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। वहां पर मैं तुम्हें 2 साल तक मदद कर दूंगा और उसके बाद जब तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलने लगे तब तुम अपने मन से उसको आगे बढ़ाना। अमेरिका में ऐसे बहुत से कमरे मिल जाएंगे जहां पर आप अपने शो को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और वो 2 साल तक न्यूयॉर्क में मेरे म्यूजियम में काम करता रहा। उसके बाद वो वहां से न्यू ऑर्लियंस में चला गया और अपने शो को समर सीजन में करने लगा। आज उनकी कीमत $60,000 है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सही बिजनेस को चुना और उसके लिए सही जगह को भी चुना। एक पुरानी कहावत है कि 3 बार निकालना आग की तरह खराब है, लेकिन जब एक आदमी आग में होता है तो ये मायने रखता है कि वो कितनी जल्दी या कितनी बार उसको हटाता है। जब तक कोई इंसान खुद से कोशिश नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जब उसके सामने कोई परेशानी आती है तो उसे पहल करनी चाहिए उस परेशानी को खत्म करने की, क्योंकि भगवान भी तभी आपकी मदद करते हैं जब आप खुद अपनी मदद करते हैं। कर्ज से बचें। अपनी लाइफ की शुरुआत करने वाले युवकों को कर्ज से हमेशा बचकर रहना चाहिए। शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो किसी इंसान को कर्ज की तरह नीचे गिरा देगी, क्योंकि कर्ज में दबकर इंसान बेबस हो जाता है और अपनी चीजों पर ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाता है।
क्योंकि उसको हमेशा ये टेंशन रहती है कि उस कर्ज को कैसे चुकाया जाए। ये बिल्कुल एक गुलामी की तरह होता है। फिर भी हम ऐसे बहुत सारे युवाओं को देखते हैं जो कर्ज में डूबे रहते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में भी वो अपने किसी पहचान वाले की दुकान में जाता है जो उससे अच्छा सा सूट का कपड़ा दिखाता है। उसके पास बहुत सारी वैरायटी होती है जिन्हें देखकर उन युवाओं का मन ललचा जाता है और वो उसको आगे फ्यूचर में पैसे देने का वादा करके उस सूट को ले लेते हैं। फिर भी उसके पास पैसे नहीं हो पाते हैं तो वो किसी से पैसे उधार ले लेता है और दुकान वाले को चुका देता है। जब वो ये कर्ज ले रहा होता है उस टाइम उसको ये नहीं पता होता है कि वो उसको चुका भी पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर वो उसको नहीं चुका पाता है तो धीरे धीरे करके उसी कर्ज में डूबता जाता है, इसको अपनी आदत बना लेता है और इसी तरह लाइफ टाइम गरीबी में ही गुजारता है। कर्ज से इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है और वो खुद से नफरत करने लगता है। जिस वक्त उसके पास पैसे थे उस वक्त तो उसने उनको खर्च कर डाला और जब उसको जरूरत पड़ी अपने लिए ही उसको दूसरों से मांगना पड़ा। दोबारा से जब उसको कभी पैसे मिलेंगे तो वो उनसे उस कर्ज को चुकाएगा और फिर उसके पास पैसे नहीं बचेंगे तो फिर किसी काम के लिए उसको दोबारा से कर्ज लेना पड़ेगा। इसी तरह से करते करते वो सारा टाइम कर्ज को चुकाने में ही बिता देता है, जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब रहता है। एक मरे हुए घोड़े के लिए काम करना, ये कहां पर ऐसे लोगों पर लागू की जाती है जो कर्ज के नीचे दबे होते हैं। मैं ऐसे बिजनेसमैन या व्यापारियों की बात नहीं करता जो उधार पर खरीद बिक्री करते हैं या फिर ऐसे लोग जो खरीद को प्रॉफिट में बदलने के लिए उधार लेते हैं, यानी कि किसी भी रूप में वो उधार लेते हैं। बूढ़े को एकर ने अपने बेटे से ये कहा, जो कि एक किसान था, कि जॉन, कभी भरोसा मत करो, लेकिन अगर तुम किसी चीज के लिए भरोसा करते हो तो उसे खाद के लिए रहने दो, क्योंकि इससे तुम्हें फिर से चुकाने में मदद मिलेगी। क्योंकि बाकी चीजें अगर वो खरीद कर लेकर आएगा तो वो एक ना एक दिन यूज हो जाएंगी और फिर दूसरा लाने के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो उसी जगह पर खाद पर भरोसा करके ज्यादा मात्रा में अपने खेतों में डालेगा तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। मिस्टर बीचर ने युवा लड़कों से ये बात कही कि अगर वो देश के जिलों में कोई जमीन खरीदते हैं तो वो जरूरी है कि उसके लिए कर्ज लेंगे और उसमें फंस जाएंगे। एक जवान आदमी कहता है कि लेवल कुछ जमीन के लिए कर्ज में डूब जाएगा और उसके बाद शायद शादी कर लेगा। तो ये दो चीज है, उसे सीधा रखेंगी या फिर कुछ भी नहीं होगा। ये एक लिमिटेड टाइम तक सुरक्षित हो सकता है, पर जिस चीज से आपका पेट भरता है, जो आप खाते पीते हैं या कपड़े पहनते हैं, सबके लिए कर्ज से बचना चाहिए। कुछ परिवारों को दुकानों पर अपना क्रेडिट पाने की बहुत बेवकूफी भरी आदत होती है। वो अपनी साख दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें ले लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती है और इस तरह से उनके घर में बहुत सारा फालतू का सामान आ जाता है बिना वजह और फिर उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और उससे बचने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। ये कहना बहुत अच्छा है कि मुझे 60 दिन पर भरोसा है और अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो लेनदार मुझे कुछ भी नहीं कहेगा या कुछ नहीं सोचेगा। दुनिया में ऐसे लोगों का कोई ग्रुप नहीं है जिनके पास लेनदारों जैसी अच्छी यादें हों। जब 60 दिन खत्म हो जाएंगे तो आपको उनके पैसे चुकाने पड़ेंगे। अगर आप उनके पैसे नहीं चुका पाते तो आप अपना वादा तोड़ते हैं और शायद उस सिचुएशन से निकलने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। आप इसे चुकाने के लिए कोई बहाना बनाने लगेंगे या कहीं और कर्ज में डूब सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो पैसे ही नहीं है उसे चुकाने के लिए, इसलिए आपको दूसरों से मांगना पड़ेगा। लेकिन इसमें केवल आपको गहराई से शामिल किया जाएगा। एक अच्छा दिखने वाला आलसी युवा लड़का था जिसका नाम था होरेशियो। उसके मालिक ने उससे पूछा, होरेशियो, क्या तुमने कभी घर देखा है? वो बाहर निकला। उसने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि मेरे पास है। मुझे यकीन है कि आप उससे तब मिले होंगे, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि आपने कभी भी एक को पीछे नहीं कर दिया। बॉस ने ऐसा कहा। आपने जिससे पैसे लिए होंगे वो जब भी आपसे मिलेगा या आपसे आगे निकल जाएगा तो वो आपसे इस बात का जिक्र जरूर करेगा कि आपने मुझसे जो कर्ज लिया था अब तो उसको चुका दे। वो आपके पीछे पड़ जाएगा कि आप उसको उसके पैसे वापस कर दें। आप ब्याज पर लोगों से लोन लेते हैं और फिर वो आपको भारी पड़ने लगता है। इसीलिए ये एक मरे हुए घोड़े की तरह है। जो भी लेनदार होता है, रात में जब भी वो बिस्तर पर जाता है और वो सोचते सोचते पूरी रात गुजार देता है और फिर सुबह उठता है, क्योंकि रात में उसके पास खाली समय होता है।
तो वो इस बारे में सोच सकता है कि उसको किस तरह से पैसे वापस करने हैं। लेकिन आप सोते समय गरीब हो जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो लोन या कर्ज चल रहा है उसका ब्याज दिन बीतने के साथ बढ़ता ही जाता है। आप जितना लेट करेंगे उतना ही ज्यादा ब्याज आप पर बढ़ता जाएगा। देखा जाए तो पैसा कुछ मायनों में बिल्कुल आग की तरह होता है। जब वो हमारे काम आता है तो वो हमें बहुत फायदा देता है, लेकिन जब वो हमारे काम नहीं आता, कर्ज में डुबा देता है, तो बहुत भारी नुकसान करवा देता है। अगर वो एक ईमानदार सेवक की तरह है तो साथ ही वो एक भयानक स्वामी की तरह भी है। जब भी आप किसी से कोई कर्ज लेते हैं तो उसका ब्याज आपके खिलाफ लगातार जमा होता जाता है, और जब भी ऐसा होगा तो ये आपको गुलामी की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर कर देगा। आप पूरी तरह से अपने कर्जदाता के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन जब आप पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं तो वो दुनिया का सबसे अच्छा सेवक या नौकर साबित होता है। आप उससे जो भी चाहें वो ले सकते हैं, उसका जिस तरह से चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। ये सब आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। ये कोई ऐसा सेवक नहीं है जो बात बात पर छुट्टी लेता हो, काम चोरी करता हो, बहाने बनाता हो। ये ऐसा सेवक है जो अगर आपके पास है तो आपके मुताबिक काम करेगा और किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं बनाएगा। मैं कनेक्टिकट के ब्लू लॉ स्टेट में पैदा हुआ था, जहां पर ओल्ड प्यूरिटन्स के बहुत ही कड़े रूल्स थे। उन्होंने एक आदमी पर सिर्फ इसलिए जुर्माना लगा दिया क्योंकि उसने अपनी वाइफ को संडे को किस किया था। फिर भी इन अमीर ओल्ड प्यूरिटन्स के पास ब्याज पर हजारों डॉलर होंगे, क्योंकि कोई इस तरह की जरा सी भी हरकत करता था तो वो तुरंत उस पर जुर्माना लगा देते थे। सैटरडे की रात को वो पैसे आराम से उनके काम आ जाते और संडे को वो चर्च जाते और एक क्रिश्चियन के सारे कर्तव्य निभाते। मंडे की सुबह जागने पर वो सब खुद को सैटरडे से ज्यादा अमीर पाते, सिर्फ इसलिए कि ब्याज पर रखे गए उनके पैसे ने संडे को पूरे दिन ईमानदारी से और कानून के हिसाब से काम किया। अपने खिलाफ इसको काम न करने दें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो लाइफ में पैसों के मामले में सफलता या सक्सेस की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। जॉन रेडॉल्फ, जो कि एक वर्जीनियन थे, उन्होंने बोला कि मैंने एक दार्शनिक और बहुत ही अच्छे पत्थर की खोज की है। जैसे ही तुम जाओ तुरंत इसका पेमेंट कर दो। ये वास्तव में किसी भी साइंटिस्ट की खोज की तुलना में देखने में असली पत्थर के बहुत करीब है। दृढ़ रहें। जब कोई इंसान सही रास्ते पर होता है तो उसको पूरी तरह से दृढ़ या फोकस्ड रहना चाहिए। मैं इसके बारे में इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थके हुए पैदा होते हैं और हमेशा से आलसी रहते हैं। उन लोगों में कोई भी आत्मनिर्भरता नहीं होती है, लेकिन वो इन सब गुणों को डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि डेवी क्रॉकेट ने कहा है, ये बात याद रखना कि जब मैं मर जाऊं तो जब तक आप पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाएं तब तक वहीं पर रहें, और जब आपको ये लगे कि हाँ मैं मर गया हूं तभी आप वहां से जाएं। ये आगे बढ़ना है और ये दृढ़ संकल्प है जिसकी वजह से आप किसी भी डरावनी या बेकार की बातों से दूर रहें। इन सब चीजों को आप अपने ऊपर कब्जा न करने दें ताकि आप स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी एनर्जी को वेस्ट न करें और उसे सही डायरेक्शन में लगाएं जिधर आपको उसे डेवलप करना है। कितने लोग अपने दृढ़ संकल्प की वजह से अपने गोल तक तो पहुंच गए हैं, पर एनर्जी न होने की वजह से वो उसको फिर से खो देते हैं। उनके पास जो सुनहरा मौका होता है वो हाथ से चला जाता है और बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। ये बिल्कुल भी सच बात है कि जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है कि मनुष्य के मामलों में एक ज्वार है जो बाढ़ में ले लिया भाग्य की तरफ ले जाता है। अगर आप हिचकिचाते हैं तो कुछ साहसी हाथ आपके सामने बढ़ेंगे और पुरस्कार प्राप्त करेंगे। सुलेमान की कहावत को याद रखें जो कि इस तरह है, जो सुस्त हाथ से काम करता है वो कंगाल रह जाता है और एक मेहनती का हाथ हमेशा अमीर रहता है। दृढ़ता कभी कभी सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए दूसरा शब्द हो सकती है। जितना आप आत्मनिर्भर बनेंगे उतना ही आप दृढ़ भी बनेंगे। बहुत से लोग हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं और लाइफ में जो भी निगेटिव चीजें चल रही हैं सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं और उनको अट्रैक्ट करते हैं। वो सारी परेशानियां उधार लेते हैं। वो तो बम है, तब वो सलाह मांगते हैं और वो एक हवा से काम किए जाते हैं जो कि दूसरी हवा से उड़ाए जाएंगे और वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं तब तक आपको सक्सेसफुल होने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए।
आप बिल्कुल सफल नहीं हो सकते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से डिप्रेशन में आने के बाद आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनको सिर्फ ये बात दिमाग में आती है कि वो अपनी परेशानी से और गरीबी से कभी उबर नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ऐसे और भी लोगों को जानता हूं जो ऐसे समय में दृढ़ता से और समझदारी से काम लेते हैं और एक दिन उनको इस परेशानी से निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। जब तक आप खुद की मेहनत करते हैं तब तक ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं, और जिस दिन आपने ऐसा छोड़ दिया उस दिन आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अच्छे से बुराई पर विजय प्राप्त करी जा सकती है। आप इसको लाइफ की किसी भी पॉइंट पर आजमा सकते हैं। दो जनरल को ले लीजिए और दोनों ही सैन्य रणनीति को समझते हैं। दोनों वेस्ट पॉइंट से पढ़े हुए हैं। दोनों एक ही तरह से प्रतिभाशाली हैं। दोनों के अंदर एक ही तरह की पावर भी है, पर डिफरेंस यहां पर आएगा जब उनमें से एक दृढ़ होगा और दूसरा दृढ़ता के खिलाफ होगा या आलसी होगा। पहला अपने पेशे में सफल हो जाएगा और दूसरा असफल रह जाएगा। कोई रोना सुन सकता है, दुश्मन आ रहे हैं, उनके पास तोप है। जनरल हिचकिचाते हुए कहते हैं कि तोप मिली? फिर वो बोलता है, हर आदमी को रोको। वो सिचुएशन से बचने के लिए थोड़ा समय चाहता है। उसकी झिझक उसका विनाश करने के लिए काफी है। उतनी ही देर में उसका दुश्मन वहां से गुजरता है और उस पर हावी हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ दूसरा जनरल, जो कि दृढ़ है और आत्मनिर्भरता से भरा हुआ है, एक इच्छा के साथ युद्ध में जाते हैं और हथियार के टकराव के बीच, तोप की उछाल, घायलों की चीखें और मरने वालों के विलाप के बीच आप इस आदमी को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए अपने दुश्मनों को मारते हुए, काटते हुए देखेंगे, और जो लोग निराश हो गए हैं उनको मोटिवेट करते हुए देख सकेंगे। आप जो कुछ भी करें उसको पूरी ताकत के साथ करें, इस पर काम करें, और अगर जरूरी हो तो जल्दी और देर से, मौसम में और मौसम के बाहर, किसी भी तरह की कोई कसर न छोड़ें, और इससे कभी भी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कहावत है कि जो कुछ भी करने लायक है वो अच्छा करने लायक है। बहुत से लोग अपने बिजनेस में अच्छी तरह से करके आगे बढ़ जाते हैं और वहीं उनका पड़ोसी गरीब रह जाता है। सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। वो लोग हमेशा असफल रह जाते हैं जो अपने काम को अधूरा रखते हैं और उन्हें पूरा करने में आलस दिखाते हैं या किसी भी तरह की कोई बहानेबाजी करते हैं। महत्वाकांक्षा, ऊर्जा, उद्योग, लगन, व्यवसाय में सफलता के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर ये सब ना हो तो आपका बिजनेस ठप पड़ जाएगा। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं। मिस्टर मिकॉबर की तरह अगर आप चालू बनने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं तब तो जरूर ही आप हमेशा असफल रहेंगे। ऐसे लोगों में दो चीज है, आमतौर पर हमेशा चेंज हो जाती है, और वो है या तो उनका गरीब घर या फिर जेल। क्योंकि आलस बुरी आदतों को जन्म देता है और इंसान को गरीब रहने पर मजबूर कर देता है। एक गरीब आदमी दूसरे खर्चीली, आवारा और अमीर आदमी से बोलता है कि इस दुनिया में हम सभी के लिए समान रूप से चीजें दी गई हैं। अगर हम उन्हें समझदारी के साथ आपस में बैठकर खाएंगे तो सभी का फायदा होगा और कोई भी पीछे नहीं रहेगा, सब एक साथ खुश रहेंगे। लेकिन फिर उस अमीर आदमी ने कहा कि अगर हर कोई आपके जैसा होता तो वो उस पैसे को 2 महीने में ही सारा खर्च कर देता और फिर गरीब बन जाता, और ऐसी सूरत में तब आप क्या करते? ये सुनकर उस गरीब आदमी ने कहा कि वो तो हमें फिर से उस पैसे को बांटना चाहिए और तब तक बांटते रहना चाहिए जब तक कि गरीबी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था जो कि लंदन के एक ऐसे कंगाल के बारे में था जिसे एक सस्ते बोर्डिंग हाउस से निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपने बिल नहीं चुका पाया था। लेकिन उसकी कोट की जेब से कागजों का एक रोल चिपका हुआ मिला जिस पर परीक्षा और एक भी पैसे के बिना इंग्लैंड के राष्ट्रीय कर्ज को चुकाने की योजना लिखी हुई थी। क्रोमवेल ने कहा था कि लोगों को करना होगा कि न केवल प्रोविडेंस पर भरोसा करें बल्कि अपने हिस्से का काम करें, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मोहम्मद ने एक रात रेगिस्तान में डेरा डाले हुए अपने थके हुए अनुयायियों में से एक को कहते हुए सुना कि मैं अपने ऊंट को ढीला कर दूंगा और भगवान पर भरोसा करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नबी ने कहा अपने ऊंट को बांध और भगवान पर भरोसा कर, अपने लिए सब कुछ करें
और फिर प्रोविडेंस या भाग्य या जो कुछ भी आप इसे कहना चाहते हैं, और सबके लिए भरोसा करें। यही आपके लिए सही होगा। अपनी खुद की मेहनत पर निर्भर रहें। एक नियोक्ता की नजर अक्सर 1 दर्जन कर्मचारियों पर होती है। अगर चीजों को देखा जाए तो एक एजेंट अपने नियोक्ता के लिए उतना ज्यादा वफादार नहीं हो सकता जितना कि वो खुद के लिए होता है। बहुत से ऐसे नियोक्ता होंगे जो ऐसे एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे कि जहां सबसे ज्यादा कर्मचारियों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान न देकर उनकी अनदेखी की है, जो एक मालिक के रूप में अपने खुद के असेसमेंट से नहीं बच सकते थे। कोई भी इंसान तब तक अपने बिजनेस में सफल नहीं हो सकता जब तक वो उसको नहीं समझता है, और कोई भी अपने बिजनेस को पूरी तरह तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वो खुद से एक्सपीरियंस न कर ले कि बिजनेस में किस तरह से उतार चढ़ाव होते हैं, किसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। एक आदमी एक प्रोड्यूसर हो सकता है और उसे अपने बिजनेस के बारे में कई चीजें पर्सनली सीखने को मिलेंगी, और ये बात तो तय है कि वो उनमें गलतियां भी करेगा, और यही गलतियां उसके लिए एक्सपीरियंस के मामले में बहुत सहायक होती हैं। और ऐसा तभी होगा जब वो उन गलतियों पर ध्यान देगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब किसी से कोई गलती होती है तो वो उससे बहुत जल्दी सीखता है। वो यानी टिम पेडलर की तरह होगा जिसे बिजनेस में धोखा दिया गया था। वो जब अपना माल खरीदने गया था तो उसकी क्वालिटी में उसे धोखा मिला था, और इसके बावजूद उसने कहा कि ठीक है, मुझे हमेशा कोई धोखे में नहीं रख सकता और कभी हमेशा धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी गलतियां हुई हैं मुझसे, वो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से उसे कैसे करना है वो मुझे पता चलेगा। इस तरह एक आदमी अपना एक्सपीरियंस खरीदता है, और वो सबसे अच्छा तरीका है जिसमें कि बहुत अधिक कीमत नहीं चुकानी होती है एक्सपीरियंस को पाने के लिए। मेरा मानना है कि फ्रांसीसी प्रकृतिवादी की तरह हर किसी को अपने बिजनेस को अच्छी तरह से जानना चाहिए। वो नेचुरल हिस्ट्री में इतना तेज था कि आप उसे किसी की भी हड्डी, चाहे वो कहीं से भी टूटी फूटी क्यों ना हो, वो ला कर दे दें और वो उसे देखकर उसके बारे में एकदम सही सही जानकारी दे सकता था। यहां तक कि किसी जानवर की हड्डी का एक हिस्सा भी लाकर अगर आप उसे दे दें तो भी वो उसे पहचान जाएगा। एक बार उनके स्टूडेंट्स ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की थी। उन्होंने अपना एक नंबर गाय की खाल में लपेट कर रख दिया था और उसे एक नमूने के रूप में प्रोफेसर की मेज के नीचे रख दिया। जब उसको देखने के लिए दार्शनिक कमरे में आए तो स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा कि यह कौन सा जानवर है। अचानक जानवर ने कहा, मैं शैतान हूं और मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यह बात तो तय है कि कुवियर इस प्राणी को अच्छे से समझना चाहते थे और इस मामले की पूरी जांच करना चाहते थे। जब उन्होंने उसकी जांच की तब उन्हें पता चला कि उसकी खाल पहले से ही निकाली गई है, जिससे उन्हें अपने स्टूडेंट्स की शरारत का पता चल गया और उसके खुर अलग अलग थे। वो जानता था कि एक विभाजित खुर वाला जानवर सिर्फ घास फूस पर रहने वाला है और वो किसी भी तरह का कोई मांस या जिंदा जीव को नहीं खा सकता। इसलिए उसने खुद को पूरी तरह से सेफ माना, अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए या यह बताने के लिए कि आप उसमें पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। आपको अपने बिजनेस की या अपने काम की पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। बंडे रोथस्चाइल्ड की कहावत में से एक था कि सावधान रहें और साहसी बने। इस कहावत से एक तरह का विरोध पता चलता है। ये शब्दों में एक तरह का विरोधाभास पता चलता है, पर असल में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही महान और ज्ञान देने वाली कहावत है। वास्तव में जो मैंने पहले ही कहा है यह उसकी समरी हो सकती है। यहां पर इसको कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी योजनाओं में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पूरी तरह से साहसी बनना चाहिए। एक आदमी जो पूरी तरह से सतर्क है वो कभी भी पकड़ने और सफल होने की हिम्मत नहीं करेगा, और एक आदमी को पूरी तरह से डरपोक है और केवल लापरवाही करता है, लास्ट में उसे असफल होना ही चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना मेहनत के ही फल पाते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं पर उनको उनके किए का फल नहीं मिल पाता है। एक आदमी किसी भी तरह का चेंज ला सकता है कोमा, और एक ही ऑपरेशन में शेयरों में सट्टा लगाकर 50 या 1 लाख डॉलर कमा सकता है। लेकिन अगर वो बिना सावधानी के साथ दिखाता है तो आज वो जो कुछ भी कमाएगा कल को उसे खो भी सकता है।
और तब उसे पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सफल होने के लिए आपके पास सावधानी और साहस दोनों चीजें होनी चाहिए। रोथशिल्ड्स की एक और कहावत है, कभी भी किसी बदकिस्मत आदमी या किसी जगह का कोई भी लेना देना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कभी भी किसी ऐसे इंसान का या जगह से कोई लेना देना नहीं है जो कभी भी सफल नहीं होते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि वो इंसान उस जगह पर रहता है इसलिए वो असफल हो रहा है, या फिर वो इंसान किसी खास जगह रहता है तो इसलिए वो हमेशा सफल होता है। क्योंकि भले ही एक व्यक्ति ईमानदार है और साथ ही बुद्धिमान भी है, पर फिर भी वो असफल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसकी खुद की वजह से है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कोई गलती रह गई होगी। इस वजह से हम उस पूरे आदमी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। वो ऐसी गलती हो सकती है जिसे हम ढूंढ नहीं सकते हैं कि वो कहाँ हो रही है ताकि उसे सुधारा जा सके, बल्कि ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं और वो हमारा बहुत भारी नुकसान करती हैं। दुनिया में किस्मत नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई आदमी सुबह काम पर जाने के लिए अपने घर से निकले और रास्ते में उसे सोने से भरा हुआ एक बैग मिल जाए। इसी तरह दूसरे दिन भी कोई बहुत बड़ा खजाना किसी दूसरे आदमी को मिल जाए और इसी तरह दिन ब दिन लोगों का फायदा होता रहे। लेकिन जहां तक भाग्य का सवाल है तो जितना जिम्मेदार वो इस खजाने को पाने के लिए होगा उतना ही ज्यादा जिम्मेदार वो उसको खोने के लिए भी होना चाहिए। ऐसा कहा जा सकता है कि जो रीजंस होते हैं वो समान तरह के रिएक्शंस को दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी सफल होने के लिए सही और सटीक तरीके अपनाता है तो भाग्य भी उसे रोक नहीं पाएगा सफल होने से, क्योंकि यहां पर उसने मेहनत करी है, जो कि सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अगर वो असफल हो जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर रह गई होगी। वो अपने गोल को देखने में कामयाब नहीं हुआ होगा, पर उसमें वजह जरूर होगी। सफल होना या ना होना उस इंसान के नजरिए पर भी डिपेंड करता है। अगर वो सफल होना चाहता है तो उसके लिए प्रयास करेगा, और अगर वो आलसी है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता उसका।